हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक। क्योंकि आप जानते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली 50-60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स 24 वाला पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा सितंबर में, वहाँ पे भी इससे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी मैगजीन कवर कर लिया है, इकोनॉमी कवर कर लिया है, देन इन्वायरमेंट को कवर किया था। और अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने सोशल इश्यूज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया में और ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट है हमारे इंडियन कल्चर और सोसाइटी पे, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम डिटेल में अभी स्टार्ट करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या क्या करंट इवेंट्स थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हम कमेंट करके बताइए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी इशू है उस पर आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। और इसके साथ साथ इन केस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको इशू आ रहा है तो आप बताइए, उस टॉपिक को हम उस पर वीडियोस लेकर आएंगे जिससे कि आपका वो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में, कि इंडिया का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या रहा, उसका क्या क्या इम्पैक्टेड हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी होता है एक फॉरेन पॉलिसी का टूल होता है जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बोलते हैं। और देखेंगे कि जो 2008 से 2020 के बीच में इंडिया ने जो भी कुछ कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसको नियरली 8.3 बिलियन डॉलर का इन्होंने ऐड प्रोवाइड किया था। जैसे श्रीलंका हो गया, फिर मालदीव्स हो गए। तो इन लोगों कंट्री जो भी ये कंट्रीज़ हैं अपने आस पास को नेबर्स वाली कंट्री हैं, इनको जो ऐड देते रहते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होता है इसके मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसे ऐड देते हैं किसी भी अपने नेबरिंग कंट्री या किसी अदर जो लो डेवलप्ड कंट्री है उनको देते हैं, तो देखेंगे कि उनसे हमारा टाई अप थोड़ा सा और अच्छे से बिल्ड होता है और हम प्रॉपरली कनेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो नियरली 61 बिलियन डॉलर का 2023 में फॉरेन ऐड दिया था, जो भी उसके लिए स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस कंट्री को, सपोज इंडिया जो अदर कंट्रीज़ को, नेबरिंग कंट्री या किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री को ऐसे इकोनॉमिक एड दे रही है, तो एक तो हम कंट्री को एक प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर है। जैसे इंडिया किसी को ऐड दे रहा है तो ऐसा लगेगा कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर की तरह बढ़ रहा है। दूसरा हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इससे हम अपने फेवरेबल ट्रेड की तरफ हम अपना डिस्प्ले करते हैं। जैसा कि देखेंगे इंडिया यूएई का जो सीईपीए एग्रीमेंट हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, तो इससे भी हम अपने इकोनॉमिक बूस्ट के लिए काम करते हैं कि हमारा जो जो प्रोडक्ट है वहाँ पे जो भी जिस कंट्री से भी हम पार्टनरशिप करेंगे वहाँ पे जाके उस मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे जो भी किसान हैं, फार्मर्स हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट इससे हमें मिलेगा और इंडिया का स्टेचर भी बढ़ेगा। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इससे हमारा एक्सपोर्ट का जो टारगेट होता है वो कंप्लीट होता है और इससे हम जो फॉरेन में जाके वहाँ पे बिजनेसेस भी कर सकते हैं, जिससे हमें जो फॉरेन की करेंसी आती है तो ये हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा देखेंगे अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, इससे क्या होता है कि हम कोई हमारे लिए कंट्री इन केस स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है तो फिर हम क्या करते हैं उस कंट्री को थोड़ा ऐड देते हैं, कोई भी ऐड या फिर ऐसे जगह हम सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या रहता है कि उस कंट्री से हमारा रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो उस रिलेशनशिप का बेनिफिट उठाकर हम क्या करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो
क्या क्या पॉसिबल है हमारे कंट्री के लिए, क्या क्या फेवरेबल है, ऐसे एग्रीमेंट्स हम कर लेते हैं। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के। और इसमें भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होता है, इसमें इंडिया ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिससे कि इंडिया का सक्सेस हुआ इसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में। क्योंकि देखेंगे कि डे बाय डे इंडिया में एफडीआई का अमाउंट है ये काफ़ी बढ़ रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम दे के हम देखेंगे जो फॉरेन के जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत जो है, पीएलआई स्कीम जब भी दे रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिससे कि हमें दूसरे किसी फॉरेन कंट्रीज पे अपने प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। तो ये एक पहला इंडिया का सक्सेस है। इसके अलावा देखेंगे कि जो जब भी हम फाइनेंसिंग करते हैं किसी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे मीन्स बहुत सारी कंट्रीज उसके पार्ट होते हैं, जैसे यूएन हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, फिर ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज उससे कनेक्टेड होते हैं, उसी को मल्टीलेटरल हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो देखेंगे कि जब भी हम फाइनेंसिंग करते हैं ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का, जैसे इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड, तो इससे क्या रहता है कि बहुत सारे कंट्री को इसका बेनिफिट मिलता है, तो हमें भी एक इकोनॉमिक जो सुपर पावर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे बहुत सारे कंट्री के साथ हमारा बाइलेटरल जो डेवलपमेंट्स होता है, जैसे इंडिया का यूके के साथ सपोज पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई होता है, या फिर यूएस के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, तो ये हमारा बाईलेटरल डेवलपमेंट है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली देखेंगे कि जब भी श्रीलंका में क्राइसिस हिट हुआ था, तो वहाँ पे इंडिया ने कुछ अमाउंट भेजा था लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे। तो बेसिकली एलओसी जो लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसा होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट किसी कंट्री को एलोकेट कर देते हैं और बता देते हैं कि उस अमाउंट का हमारे किसी डोमेस्टिक कंपनी से कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत लगे, इसी को हम लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जब भी हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे फोकस करेंगे, तो हमारा जो साउथ साउथ का कॉपरेशन है, जिस पे हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, कि हम जो भी साउथ वाला हेमिस्फीयर है, जैसे देखेंगे कि अपना जो अर्थ है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल के नीचे वाला जो कंट्री है, स्पेशली जो लैटिन अमेरिका हो गए, अफ्रीकन कंट्री हो गए, और साउथ एशिया वाली कंट्रीज जो हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों का कि देखेंगे कि ये काफ़ी इकोनॉमिक वाइज काफ़ी ये उतने डेवलप्ड नहीं रहते हैं, तो इनके जो इश्यूज होते हैं इनको कोई रेज नहीं करता है, स्पेशली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे। तो इंडिया इनका वॉइस बनने का काम कर रहा है, जिससे कि इंडिया को भी बेनिफिट होगा, और जो ये साउथ की कंट्रीज हैं, जो साउथ हेमिस्फीयर में कंट्रीज हैं, इनका भी जो जो भी इश्यूज रहेगा ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस वो देख लेते हैं कि मेन सपोर्ट, तो मेन चैलेंजेस देखेंगे कि जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि इंडिया को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एक तो ये पहला चैलेंजेस है। इसके अलावा देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी इससे दिक्कतें होती हैं, ये दूसरा चैलेंजेस है। इसके अलावा देखेंगे कि ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, इसमें इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से भी ये मेन चैलेंजेस हमारा बन के आता है, क्योंकि देखेंगे कि जो मर्चेंडीज एक्सपोर्ट होता है, इसमें इंडिया का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड लेवल में काफ़ी कम है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है। और इसके साथ साथ देखेंगे जब भी हम इसमें डेवल आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें चाइना की तरफ से एक टफ कंपटीशन मिलता है, क्योंकि चाइना भी ट्राई करता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसको लीड करने का। स्पेशली देखेंगे कि जो पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान को अट्रैक्ट करने के लिए इसने ग्वादर जो पोर्ट था उसको लीज पे लिया, फिर सीपीईसी पे भी फोकस किया चाइना से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। और इसके अलावा जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था, इसको 100 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया, क्योंकि श्रीलंका जब डेट वहाँ पे नहीं चुका पाया, तो डेट ट्रैक के थ्रू हम्बनटोटा को 100 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, जहाँ पे वो ला के अपने जो मॉनिटरिंग और सर्विलांसेस वाले जो शिप्स होते हैं वहाँ पे ला के खड़ा करके, जो इंडिया का मॉनिटरिंग करने में थोड़ा सा ये इंडिया को इशू क्रिएट करता है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो ईयू में जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें कार्बन एमिशन से रिलेटेड जो
चैलेंजेज हैं वो काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें पहले तो जो अपना करेंसी है इंडियन रुपीस इसको इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि हम अदर किसी भी कंट्रीज़ के साथ अपने डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड कर सकें और हमें दूसरे जो करेंसीज होती हैं कि जैसे डॉलर डॉलर हो गया या एन हो गया ऐसे इस पे डिपेंडेंट ना होना पड़े क्योंकि आपको याद होगा कि जब रसिया और यूक्रेन का जब यहाँ पे युद्ध वार स्टार्ट हुआ था तो जो भी रसिया के पास जो रिजर्व्स थे डॉलर में उसको यूएस ने फ्रीज कर दिया जिससे रसिया ने इस वाले जो भी उसके रिजर्व्स थे उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाया तो वो जो भी उसने रिजर्व अभी तक मेंटेन किया था वो उसके लिए यूजलेस हो गया तो इसको इसलिए हमें अपने इंडियन रुपीज़ को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि हमें दूसरे कंट्रीज पे उतना डिपेंडेंट ना रहना पड़े हम अपना और हमारा किसी भी फील्ड में ऑटोनॉमी भी हो सके तो ये एक वे फॉरवर्ड होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो एड का प्रोग्राम है जिससे हम किसी अदर कंट्री को सपोर्ट भेजते हैं उसको भी हमें और इम्प्रूव करना चाहिए बेस्ड ऑन हमारा जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक वाइज जो हमें बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग कि हम स्ट्रेटजी और इस्टेब्लिश करना चाहिए कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी जिसके अकॉर्डिंग हमें फंड का एलोकेट करना चाहिए जैसा कि यूएस करता है और इसके अलावा जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भी हम कैसे अपने शेयर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि हमें उस पे अदर कंट्री जो फॉरेन अदर कंट्रीज होती हैं वो हमारे पे डिपेंडेंट रहे ना कि हम उनकी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहे तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेकर आया जैसे पीएम गति शक्ति मिशन जिसके थ्रू इंडिया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है और इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं इसको सेट किया जा रहा है और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका हेल्प करके हमने वैक्सीन को डेवलप किया और उस वैक्सीन को हमने वैक्सीन मैत्री की स्कीम के थ्रू हमने डिफरेंट जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री है उसको हेल्प किया जिसको वैक्सीन मैत्री बोलते हैं तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बना है और इसके साथ साथ हमें जो ब्रांड इंडिया है इसको प्रमोट करना चाहिए कि जिससे कि सपोज इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट है तो लोग उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकें कि हाँ इंडिया का प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा तो ये सारे कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिससे कि हम अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और बेटर कर सकते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या निकालना चाहिए कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है इसको बैलेंस बना के रखना चाहिए स्पेशली जो हमें कंपटीशन मिलता है जैसे चाइना हो गया यहाँ से तो जिससे कि कंपटीशन कोऑपरेशन और एस्पिरेशन है इसको इन तीनों को बैलेंस बना के रखना चाहिए और क्या क्या हमें अचीव करना है ग्लोबल लेवल पे रीजनल लेवल पे और क्या क्या अचीवेबल है इस पे भी फोकस करना चाहिए और हमारा जो भी करेंसी है इसको इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े तो हमारा अगला टॉपिक है कि डे बाई डे देखेंगे कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज का हमारे जियो पॉलिटिक्स होता है जियो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिक्स डिफरेंट कंट्रीज में जो पॉलिटिक्स होता है उसी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से उसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूएस में क्या क्या हो रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है रसिया में क्या हो रहा है इसी को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं क्योंकि देखेंगे नेशनल क्वांटम मिशन जो है उसने प्रॉमिस किया था कि इंडिया को हम वर्ल्ड का बेस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के लिए कंट्री बनाएंगे तो देखेंगे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी जो है इन जो जियो पॉलिटिक्स है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि देखेंगे जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस हो रहा है क्योंकि अभी बात करें कि हमारे इंडिया में जो एक्स है जिसको ट्विटर बोला जाता था वो यूएस की कंपनी है बट देखेंगे कि इंडिया में भी मैक्सिमम जो ऑफिशियल जो कन्वर्सेशन होता है वो उस पर ट्विटर्स पे ही जनरली होते हैं कोई ट्वीट कर देता है और अधिकारी या फिर हमारे सीएम पीएम तो उसको एज एक गाइडलाइन के तौर पे यूज देखा जाता है तो एक तो ये ग्लोबल गवर्नेंस हो गया जैसे उसमें हम एआई का बायोटेक का डेटा प्राइवेसी का क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं फिर इसके अलावा देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है जैसे जो कि जो फोर्थ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उससे हमारा जो नेशनल का इकोनॉमिक पावर है उसको रीशेप करने में काफ़ी हेल्प किया। इसके अलावा मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी जो है इसको बूस्ट किया, जिससे कि हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर करके हम जो मिलिट्री में अपने मिलिट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियर अपना वेपन्स है इसको हम कैसे अपने नए नए टेक्नोलॉजी से लैस कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो जो पावर का बैलेंस है अमॉन्ग द मेनी कंट्रीज वो बैलेंस रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि देखेंगे कि जो नॉन स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर मीन्स उनका कोई एक पॉलिटिकल एरिया नहीं डिफाइन है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किसी कंट्री में किसी स्पेसिफिक रीजन में वो वहाँ पे परेशान करते हैं। जैसा कि हिजबुल्ला देखा जाए तो इनका के लिए कोई स्टेट नहीं डिफाइंड है, बट ये क्या करते हैं इजराइल में डे बाई डे हमेशा कुछ न कुछ इशू क्रिएट करते रहते हैं। तो जो नॉन स्टेट थ्रेट है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन है इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम अपना जो पब्लिक ओपिनियन है इसको और अच्छे से बिल्ड कर पाएँ, और इलेक्शन और डिप्लोमेसी है जो इसको भी हम काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर पाएँ। क्योंकि देखेंगे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे अदर कंट्रीज़ क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इसको यूटिलाइज करके। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी है हमारे जियोपॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो इस स्पेस में एक्सप्लोरेशन होता है, स्पेशली जो आउटर स्पेस होता है, आउटर स्पेस मीन्स वो 100 किलोमीटर के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी देखेंगे एक इसको जो फॉरेन पॉलिसी के तौर पे यूज़ किया जाता है कि कौन कंट्री कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा मिशन है किसका। स्पेशली देखेंगे कि जो यूएस एंड जो रसिया है, रसिया के बीच में हमेशा लगा रहता है कि कौन पहले जाएगा कौन पहले नहीं करेगा किसी मिशन को लेकर। तो ये एक डिप्लोमेसी का उनके पार्ट है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे जो की इश्यूज हैं इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि देखेंगे कि हम आज के टाइम पे मेन क्या हो रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका काफ़ी कंपटीशन इसमें बढ़ गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज पाने के लिए। क्योंकि हमें अब डे बाई डे जो है नेचुरल रिसोर्सेज से मूव करके हमें ऐसे रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उस पर मूव करना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से सब कंट्री चाह रहे हैं कि जो ऐसा कोई रिसोर्सेज है तो वो उनको मिले। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे टेक्नोलॉजी हमारे जियो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रही है। तो अभी देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंजेस कर रही है और कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि जो डिजिटल डिप्लोमेसी है, स्पेशली जो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ने यूपीआई स्टैंडर्ड को प्रमोट किया है। तो ये एक डिजिटल डिप्लोमेसी के थ्रू हमने प्रमोट किया है इस नए टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा जो स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, देखेंगे कि इंडिया डे बाई डे डिफरेंट कंट्रीज़ का सैटेलाइट्स को लॉन्च करती रहती है। जैसे जीसैट सैटेलाइट है, इसने 2017 में जो 7 कंट्री हैं इसका इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमें टेक्नोलॉजी हमारे जियोपॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट कर रही है। बट इससे रिलेटेड देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिससे कि ये टेक्नोलॉजी हमें हमारे जियोपॉलिटिक्स पे काफ़ी नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करती है। जैसे देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया को ये काफ़ी इशू क्रिएट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब भी ये दोनों एक्टिव रहेंगे तो इंडिया एक टू फ्रंट वार मीन्स ये सपोज इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है तो फिर देखेंगे इधर से यहाँ पे चाइना से थ्रेट है और यहाँ पे देखेंगे पाक से थ्रेट है। तो जब भी कुछ होगा तो इंडिया के लिए एक तो पाकिस्तान से भी थ्रेट मिल सकता है और यहाँ पे चाइना से भी थ्रेट मिल सकता है। इसी को हम टू फ्रंट वार बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हमें फॉरेन कंट्रीज़ पे कम से कम करना है और हमें इसके लिए इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारा जो डेटा है, क्योंकि आप देखेंगे कि डेटा आज के टाइम पे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हमें अपने डेटा की प्राइवेसी के लिए काफ़ी एक्टिवली हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और क्योंकि डेटा लीक होने की वजह से आप जानते होंगे कि बहुत सारा इशू क्रिएट होता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ये इसकी वजह से सारा जो उस कंपनी होता है, अदर कंट्री होता है, उसके सारा डेटा चला जाता है। तो ये एक काफ़ी नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है किसी भी, और स्पेशली हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और इसके साथ साथ जो इंडिया का सोवेरेनिटी है वो भी चैलेंज होता है। इनकेस इंडिया का डेटा कहीं पे बाहर जा रहा है तो इंडिया का जो सोवेरेनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है वो तो बढ़ेगा ही।
और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ डायलेमा है जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखेंगे ये जो चैट जीपीटी है वो देखेंगे कि जब भी हम एक सर्च वहाँ पे करते हैं तो वो बोला जाता है कि जनरली जो यूट्यूब पे एक सर्च करने पे जितना एनर्जी लगता है उससे 10 गुना एनर्जी हमें एक चैट जीपीटी एक बार यूज़ करने में एनर्जी लगता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेज हैं और इसका क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए जिससे कि हम इसको टैकल कर सकें। तो एक तो रेगुलेटरी अलाइनमेंट होना चाहिए कि हम कैसे इसको टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जियो पॉलिटिक्स पे टेक्नोलॉजीज का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है जैसे डेटा प्राइवेसी को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसको लेकर भी इंडिया को काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए जिससे कि ये डेटा का हमारा जो कंप्रोमाइज ना हो और डेटा लीकेज का कोई इशू ना हो। और जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो जानते होंगे टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज भी होते हैं। प्रोज मीन्स पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो जब भी हम कुछ पॉजिटिव उसका टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव वे में यूजेस करते हैं उसको हम एथिकल यूज़ बोलते हैं। और इन केस हम जब भी नई टेक्नोलॉजी है उसको हम नेगेटिवली हम यूज़ करते हैं तो उसको अनएथिकल बोलते हैं, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो हमें जब भी टेक्नोलॉजी आती है इसको हमें एथिकल यूज़ करना है जिससे कि हमें कोई इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और इसके साथ साथ हमें डेटा का जो डिप्लोमेसी है, स्पेशली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, इसको लाकर हम कैसे अपने डेटा की डिप्लोमेसी को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। और अभी देखेंगे कि अगला टॉपिक है कि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, मीन्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले लेना, इसी को हम इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन देख सकते हैं कि कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, मीन्स बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के सपोज हम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो देखेंगे उसी को हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था वहाँ पे इमरान खान ने बोला था कि इंडिया रसिया के साथ भी है और रसिया के साथ भी है और यूएस के साथ भी है। यूएस मना करता है इंडिया को कि रसिया से ऑयल ना लो, बट इंडिया बोलता है कि हम रसिया से ऑयल लेंगे क्योंकि हमारे लोगों की ज़रूरत है। तो देखेंगे इस केस में इंडिया जो है स्ट्रेटजिकली ऑटोनॉमी मोड में जाके, मीन्स बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, वो अपने लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है उसके लिए वो डिसीजन लेता है। तो देख लेते हैं कि स्पेशली जो मेजर सुपर पावर होता है उनके खिलाफ खिलाफ मीन्स उनके बिना प्रेशर के जाके कोई भी जो डिसीजन लेना उसी को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। और इसमें भी देखेंगे कि एक तो जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम मीन्स क्या होता है कि एक बेनिफिट के बदले एक बेनिफिट तो मिलता है बट किसी न किसी उस पॉइंट के लिए कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसी को हम जीरो सम गेम बोलते हैं। कि वन पार्टी गेन्स समथिंग एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मीन्स एक बेनिफिट के एक लॉस के बदले एक बेनिफिट, मीन्स इसी को जीरो सम गेम बोलते हैं। और एक होता है पॉजिटिव सम गेम जिसमें हम सबके लिए ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो अभी इंडिया का जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है इसके की पिलर्स क्या हैं। एक तो देखेंगे पहला है कि इंडिया का जो पॉलिसी है ये काफ़ी इंडिपेंडेंस है और इसमें देखेंगे कि इंडिया मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी अपनाता है। क्योंकि इंडिया देखेंगे यूएस के साथ भी बैठता है, रसिया के साथ भी बैठता है, इंडिया के साथ भी रसिया के साथ भी ट्रेड करता है, यूएस के साथ भी ट्रेड करता है विदाउट एनी प्रेशर। तो ये सारे इंडिया का मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी है। और इसके साथ साथ देखेंगे इशू जो है जो और इंडिया देखेंगे कि इंडिया के क्या क्या इशू है, क्या क्या बेनिफिशियल, उस हिसाब से वो अपना ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है। जैसे देखेंगे कि इंडिया जब भी यूएस और सॉरी इंडिया और इंडिया ने जब भी इजराइल और पैलेस्टीन का वार हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इंडिया ने हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन के तौर पे हमेशा उसका सॉल्यूशन दिया है। मीन्स पैलेस्टीन भी होना चाहिए, इजराइल भी होना चाहिए, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन को इंडिया सपोर्ट करता है। बट इसके साथ साथ देखेंगे कि इंडिया ने जो हमास ने अटैक किया था इजराइल सॉइल पे जो अक्टूबर में हुआ था, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। तो इसी को हम बोलते हैं इशू बेस्ड अलाइनमेंट। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो मिलिट्रीज का सेल्फ रिलायंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे इंडिया सबसे बड़ा उसका इम्पोर्टर है। तो ये हमें मिलिट्री वाइज हमें काफ़ी सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, जो कि इसके लिए इंडिया ने पीएलआई स्कीम और अदर स्कीम्स लाकर इस पे इंडिया फोकस कर रही है। और इसके साथ साथ इंडिया स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है जिस विदाउट एनी प्रेशर। क्योंकि देखेंगे इंडिया
श्रीलंका के लिए जब भी वोट हुआ था ह्यूमन राइट को लेकर, तो इंडिया ने उस पर अब्सटेन किया था। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जब भी यूएस ने इंडिया ने जब भी रसिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, तो जब जब यूएस ने प्रेशराइज किया इंडिया को कि आप कोई एक साइड, एक किसी कंट्री का साइड लो, या तो यूक्रेन का लो या तो रसिया, जिसमें यूएस ने फोर्स किया कि आप यूक्रेन का साइड लो और यूक्रेन के लिए वोट करो। बट हमेशा इंडिया ने इसके लिए, और जो भी वोटिंग हुआ, जब जब वोटिंग हुआ वहाँ पे अब्सटेन किया, मीन्स वोटिंग नहीं किया, विदाउट वोटिंग वो बाहर आ गया। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया। फिर इसमें देखेंगे इकोनॉमिक सोवेरेनिटी, मीन्स क्या होगा कि हम बिना किसी अदर कंट्री के प्रेशर के हम अपना कंट्री के लिए क्या क्या बेनिफिशियल है, क्या क्या नहीं है, हमारे लोगों के लिए क्या क्या प्लस है, कैसे हम अपने लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो डिसीजन लेना विदाउट एनी प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक सोवेरेनिटी। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन कर रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट आने वाले कुछ टाइम में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फाइनल हो जाएगा। और इसके साथ साथ इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है इसके साथ भी इंगेज कर रहा है कि हम कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और फोकस कर सकते हैं, और कैसे हम अपना कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखेंगे इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज, एनर्जी वाइज इंडिया दूसरे अदर कंट्रीज पे काफ़ी डिपेंडेंट है। और इंडिया जब भी दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, तो हमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि हम 2017 तक नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो मीन्स हम कार्बन का एमिशन नहीं करेंगे 2070 तक। तो इसके पहले हमें अल्टरनेट कोई एनर्जी का सोर्सेज चाहिए। तो इंडिया का सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। बट अभी देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे देखेंगे फ्रेंच सीटर मीन्स क्या होगा कि किसी एक का साइड लेना ही फ्रेंच सीटर बोलते हैं। जैसे इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बार बार इसमें ये प्रेशराइज हुआ कि किसी एक का साइड लेने के लिए। इसके अलावा कि इंडिया को बोला गया, जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें बोला गया कि इंडिया रसिया को फाइनेंस कर रहा है बाय परचेजिंग चीप क्रूड ऑयल। तो इंडिया ने इस एलिगेशन को काफ़ी अच्छे से इसको टैकल किया। और इसके अलावा देखेंगे इंडिया का जब भी यूएसए की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ा, तो एक देखेंगे न्यू एक्सेस डेवलप हुआ, जिसमें रसिया, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों मिलके साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये एक साथ आए। तो इन लोगों का एक साथ आना भी एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी चैलेंजेस हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो नई नई मिनी लेटरल इंस्टीट्यूशन है, मिनी लेटरल मीन्स जिसमें बहुत सारे कंट्री एक साथ आते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, उसी को मल्टीलेटरल बोलते हैं। और उसमें इनकेस कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही रहें तो उसमें उसको मिनी लेटरल बोलते हैं, और इनकेस सिर्फ 2 कंट्री रहें तो उसको बाईलेटरल बोलते हैं। तो जो नए नए मिनी लेटरल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, तो ये सारे नए नए मिनी लेटरल की वजह से भी इंडिया का स्ट्रेटजिक जो ऑटोनॉमी है इससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको हम कैसे पॉजिटिव वे में टैकल कर सकते हैं। जैसे इंडिया को एनर्जी का एक अल्टरनेट हमें खोजना चाहिए, और इंडिया को जो ग्लोबल साउथ है उनके क्या क्या इश्यूज हैं, स्पेशली क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। फिर हमें स्ट्रेटजिक हेजिंग करनी चाहिए। जैसे चाइना अपना काउंटर करता है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेनिफिट लेकर चाइना पॉलिटिकल और मिलिट्री एफर्ट्स डालता है, और अदर कंट्रीज हैं उनको प्रेशराइज करता है अपने बेनिफिट के लिए। हाँ, और हमें इसके साथ साथ अपने सेल्फ डिपेंडेंसी पे फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जो मिनी लेटरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे ब्रिक हुआ, क्वाड हुआ, G20, G7, SCO, इस पर भी फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपना कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। और इंडिया को एक लीडरशिप का रोल निभाना चाहिए, स्पेशली ग्लोबल जो चैलेंजेज है उसमें। हमारे पढ़ाने से रिलेटेड प्रीवियस किसी भी टॉपिक में आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक पे हम जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करेंगे, और ट्राई करेंगे कि आने वाली वीडियोस में वो आपको डाउट्स ना रहे या फिर कोई इशू ना रहे। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा अगला टॉपिक है आज के लिए कि इंडिया जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। ग्लोबल साउथ में देखेंगे कि 1980s में एक रिपोर्ट आया था, जिसको एक ब्रैंडिटी रिपोर्ट बोला गया, जिसमें कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, आप जानते होंगे कि हमारा ये अर्थ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसमें इसको नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर साइड में नीचे की तरफ साउथ बोलते हैं, और हमारा जो राइट साइड है इसको ईस्ट बोलते हैं, और हमारा
जो लेफ्ट साइड है उसको वेस्ट बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये साउथ वाला जो पार्ट है यहाँ पे इक्वेटोरियल के जो नीचे वाला साउथ वाला पार्ट है, और स्पेशली ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग है या फिर लिस्ट डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ऐसे कंट्रीज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को, इन सारे कंट्री के जो जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एड्रेस करना, इसी को ग्लोबल साउथ बोला जाता है। क्योंकि देखेंगे रिसेंटली जब इंडिया का G20 प्रेसिडेंटी हुआ था, G20 वाला जब भी प्रेसिडेंसी हुआ था, तो इंडिया ने ग्लोबल साउथ को एक न्यू मेंबर की तरफ ऐड किया था, जिससे कि उनका भी आवाज़ उस बड़े मंच पे पहुंचे और उनका जो भी इश्यूज है, इसको चैलेंज जो भी है फेस किया जा सके। तो देखेंगे कि जो ब्रांड डीटी लाइन है, मीन्स जो ग्लोबल साउथ है, इसमें मेजरली जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन मीन्स साउदर्न अमेरिकन कंट्री जो है, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ये कंट्रीज़ हो गया। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो इन सारे कंट्रीज़ का देखेंगे कि क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं और ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड हैं उनसे टैकल करने के लिए। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, इसको वर्ल्ड लेवल पे इंडिया हाईलाइट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि साउदर्न हेमीस्फीयर में बेसिकली है। और यहाँ पे हम कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकते हैं और इनके जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इससे रिलेटेड देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि देखेंगे कि इनका ग्लोबल जो फोरम्स है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। क्योंकि देखेंगे जो यूएनएससी है, मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, P5 प्लस जो 10 जो टेम्पररी कंट्रीज होते हैं वहाँ पे, इसमें देखेंगे कोई भी जनरली P5 में परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। यहाँ पे कोई भी ग्लोबल साउथ का कोई भी मेंबर नहीं है, जो कि काफ़ी ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन का कोई यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। और डे बाई डे जब भी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे इजराइल हमास का हुआ, फिर यूक्रेन रसिया का हुआ, तो सबसे ज़्यादा इश्यूज जो होता है अंडर डेवलप्ड या फिर जो लो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनको ही फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो जो फूड और ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाता है, तो जब इनका प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, इकोनॉमिक वाइज उतने सक्षम नहीं है, तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और यहाँ के लोगों को भूखमरी और बहुत सारे अदर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें एक डाइवर्जिंग अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि हम कैसे इनके लिए एक पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। स्पेशली ह्यूमन राइट हो गया, जो गवर्नेंस हो, क्लाइमेट को गवर्नेंस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया यहाँ पे, जिससे क्योंकि देखेंगे जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है स्पेशली, वहाँ पे बहुत जगह पे देखेंगे तख्ता पलट हो जाता है, सैनिक वहाँ पे अपना कंट्रोल ले लेती है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। तो हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं कि इंडिया कैसे उनकी ग्लोबल साउथ के आवाज़ को बनने में कैसे हेल्प कर रहा है। क्योंकि देखेंगे कि इंडिया यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करके उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। जैसे वैक्सीन मैत्री के थ्रू इंडिया ने जब भी इनके लोग ऐसे गरीब जो देश थे, इनके लिए कोई काम नहीं कर रही थी, इनको हेल्प नहीं कर रही थी, उस टाइम पे इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के थ्रू कोविड-19 का वैक्सीन था वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे डिलीवर किया था। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो क्लाइमेट गवर्नेंस है, जैसे कॉमन ये जो CBDR है, जो कि जो अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये लेकर आया गया था, जिसमें जवाबदेही तय की गई थी कि सारे जो कंट्री हैं उन पे इक्वल प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू उन्होंने वो तो खुद को डेवलप हो गई, तो जब खुद सिर्फ डेवलप हुई तो कार्बन का एमिशन या उससे रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड जो इशू है, क्यों वो सारे अदर जो कंट्रीज हैं, गरीब कंट्री, उन पे क्यों भुगतना पड़ेगा। तो इसी को लेकर लाया गया था कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप बताइए कमेंट करके कि जो अर्थ समिट हुआ था वो कब हुआ था। और इसके अलावा हमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जो ग्लोबल साउथ है वहाँ पे देखेंगे कि एक परमानेंट सीट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन का प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट है, इसका हम कैसे यहाँ पे प्रॉपरली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट का उतना वायलेशन ना हो। और जो ग्लोबल साउथ है वहाँ पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के हम लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बन सकें। क्योंकि देखेंगे कि वहाँ पे
इकोनॉमिक वाइज उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड हैं या लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इंडिया जब भी हेल्प करेगा तो वहाँ के लोगों के लिए और वर्ल्ड लेवल पे वहाँ पे इंडिया को एक्ट एज अ सुपर पावर प्रोजेक्ट किया जाएगा। जैसे इंडिया ने यूएन नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग जो इनिशिएटिव था इसको लेकर आया, जिससे कि यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ है यहाँ के एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस में हेल्प कर सकें। और इसके अलावा अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर फोकस किया, जिससे ग्लोबल साउथ समिट इस पे फोकस किया, जिससे उनके आवाज़ को और जो मेन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उठाया जा सके। तो इंडिया को रिलेटेड भी, इससे रिलेटेड भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब भी देखेंगे कि इंडिया का क्या होता है कि ग्लोबल साउथ का आवाज़ बनने के चक्कर में इंडिया को अपने इंटरेस्ट भी मेंटेन करना रहता है। क्योंकि देखेंगे कि इंडिया में राइस का प्रोडक्शन कम होने की वजह से इंडिया ने राइस का बैन कर दिया था। तो ग्लोबल जो साउथ कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, इन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो ये सारे जो बैलेंसेस हैं नेशनल इंटरेस्ट को लेकर अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। और इंडिया के पास देखेंगे कि रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम ग्लोबल साउथ का हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो चाइना का देखेंगे कि जब भी इंडिया कहीं पे जाता है या किसी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ पे हेल्प करता है, तो वहाँ पे चाइनीज़ का कंपटीशन भी, एक टफ कंपटीशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ चैलेंजेस हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें जो मल्टीलेटरल फोरम्स है यहाँ पे इनकी आवाज़ को उठाना चाहिए। और इंडिया का जो 5 पिलर अप्रोच है, जैसे सम्मान उनको देना चाहिए, रिस्पेक्ट, सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट, संवाद मीन्स उनका क्या क्या इशूज है उसका डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू हमें रिजॉल्व करना चाहिए। और सहयोग करना चाहिए मीन्स कोऑपरेशन, इनको उनसे रिलेटेड कोई जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनसे रिलेटेड कोई इशू है तो उनको सहयोग करना चाहिए, जिसको कोऑपरेशन बोलते हैं। और वहाँ पे हम शांति या पीस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो 5वां पिलर्स था समृद्धि मीन्स उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पे भी फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम उनका जो ऐसा सिनर्जी डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमें वहाँ पे फॉरेनर जाके इन्वेस्ट कर पाएँ और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीन्स कोई रिसर्च एंड डेवलप करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो कोशिश करता है कि वो उसका कॉपीराइट वो उसी कंपनी के पास रहे। बट देखेंगे कि इनकेस ये ऐसे टेक्नोलॉजी किसी ऐसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री को देते हैं तो फिर वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पॉजिटिव वे में यूज़ करके अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा एक काम कर सकते हैं। और इंडिया ने कुछ प्रपोजल लेकर आए, जैसे जिसको 4R बोलते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल साउथ मीन्स फर्स्ट आर का मीनिंग है कि जो ग्लोबल साउथ है उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो, क्या क्या उनके इश्यूज हैं, चैलेंजेस है, उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करो और रिजॉल्व करो। दूसरा है कि हमें CBDR है जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको फोकस करना चाहिए जिससे कि उन पे एक अननेसेसरी बर्डन ना बढ़े। और इसके साथ साथ उनका जो सोवरेनिटी होता है वहाँ पे किसी जो डेवलप्ड या फिर ताकतवर कंट्री है वहाँ पे उनका कोई भी इंटरफियर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली यूएनएससी हो गया, जो यूएनएससी हो गया, यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये सारे कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम जो इंटरनेशनल रिलेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और इनकेस आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमसे मैसेज करिए कि जो भी आपको इशू रहेगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको कैसा लग रहा है। और इनकेस आपको लग रहा है कि फीडबैक देके बताइए कि किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।